हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं शाहनवाज अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अली एकेडमी ऑफ एजुकेशन पर, जिसमें हम बात करेंगे आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कि करके हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे उपभोग व्यय के बारे में, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी जो उपभोग पर हम खर्च करते हैं उसको हम उपभोग व्यय कहते हैं। आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो हम जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में बात कर रहे हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग व्यय से हमारा अभिप्राय होता है समग्र उपभोग व्यय से। समग्र उपभोग व्यय का मतलब होता है कि सारे जो उपभोग व्यय उसका टोटल एग्रीगेट यानी टोटल। तो इसका मतलब ये होता है कि समग्र उपभोग व्यय का, यानी जो परिवारों द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा जो उपभोग पर खर्चा किया जा रहा है, और गैर लाभ निजी संस्थाओं के द्वारा, जिसको हम एनजीओ बोलते हैं, उनके द्वारा जो उपभोग पर खर्चा किया जा रहा है, उस सबके जोड़ को समग्र उपभोग व्यय कहा जाता है, या समष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग व्यय कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं निवेश। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन हम समष्टि अर्थशास्त्र में बात करें तो उसको हम थोड़ा और ब्रॉड लेवल पे हम बात करेंगे। तो निवेश से अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि से। पूंजी का स्टॉक जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें हमारा बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह आता है, तो उसमें उसके स्टॉक में जो वृद्धि होती है तो उसी को बोलते हैं निवेश। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मानते हैं कि हमारे इस साल के शुरुआत में हमारे पास 10 मशीनें थी और साल के अंत तक हमारे पास 15 मशीन होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने साल के दौरान 5 नई मशीनें और खरीदी हैं। तो हमारे पूंजी के स्टॉक में कितने की वृद्धि हो गई? बिल्कुल सही कहा आपने, 5 मशीनों की हमारे पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो गई। तो इसी को बोलते हैं आपका निवेश। आगे बात करते हैं इसमें। तो पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को पूंजी निर्माण कहा जाता है, यानी जो हमारे साल के दौरान पूंजी के स्टॉक में जो चेंज हो रहा है, जो हमारी 10 से 15 मशीनें हो रही हैं, उसी को कहा जाता है आपका पूंजी निर्माण। और यानी कि हमारा आई, इसका जो फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू डेल्टा के। इसका मतलब होता है कि आई मतलब इन्वेस्टमेंट यानी निवेश कितना होगा, जितना हमारा पूंजी में परिवर्तन हो रहा है, यानी पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन हो रहा है। के यानी कि कैपिटल, यानी पूंजी के स्टॉक में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना ही हमारा क्या होगा, निवेश होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जो हम बात करते हैं आगे, जो हमारा निवेश होता है वो दो तरह का होता है, स्थिर निवेश तथा माल सूची निवेश। अब इन दोनों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं स्थिर निवेश। स्थिर निवेश को हम स्थायी निवेश भी कहते हैं। ये क्या होता है? इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान, लेखा वर्ष का मतलब होता है अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर इसको बोलते हैं, जो हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक, स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक मैंने जैसे आपको बताया था, जो हमारा प्लांट, मशीनरी वगैरह होता है, ये आपका सब स्टॉक का स्थिर परिसंपत्ति में आता है। तो एक साल के अंदर जो स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक में जो हमारा परिवर्तन होता है, जो वृद्धि होती है, उसी को हम स्थिर निवेश कहते हैं या स्थायी निवेश कहते हैं। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत आसान है। जो हमारे साल के जो अंत में जो स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक कितना है, जैसे साल के लास्ट में हमारे पास 10 मशीनें हैं, ठीक है, और साल के आरंभ में कितनी मशीनें हैं, मान लेते हैं साल के आरंभ में 5 मशीनें हैं, ठीक है, तो दोनों को हमने माइनस कर दिया तो कितना निकल गया है? 5। तो यानी कि हमारे साल के दौरान तो 5 मशीनों की वृद्धि हुई है। साल के लास्ट में हमने जब चेक करा तो हमारे पास 10 मशीनें हैं और साल के शुरू में हमारे पास 5 मशीनें थी, तो दोनों का जो अंतर हुआ 5 मशीनें है। यानी कि जो हमारे जो स्थिर पूंजी के स्टॉक में जो वृद्धि हुई, कितने की हुई? 5 मशीनों की। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे हम बात करते हैं। तो स्थिर निवेश को स्थिर पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपका माल सूची निवेश। माल सूची निवेश के बारे में बात करते हैं। तो ये वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक, जैसा हमारे आती है तैयार वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं, कच्चा माल, इसमें होने वाले परिवर्तन को हम उत्पादक का माल सूची निवेश कहते हैं। यानी एक साल के दौरान जो तैयार वस्तु के स्टॉक में, अर्ध तैयार वस्तु के स्टॉक में या कच्चे माल में जो भी परिवर्तन होता है, तो उसी को हम कहते हैं आपका माल सूची निवेश। एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं हम वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, तो हमारे पास जो उसका स्टॉक था, माल सूची स्टॉक जो था, इसमें तैयार वस्तु या तैयार वस्तु और कच्चा माल तीनों आता है। तो हमारा जो साल के शुरू में था, हमारे पास मान लेते हैं 1000 था, ठीक है, और साल के लास्ट में हमारे पास 3000 है, तो साल के दौरान कितने की वृद्धि हो गई? बिल्कुल सही कहा आपने, 2000 की हमारी वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं माल सूची निवेश। सिंपल है कैलकुलेट करना।
कि लेखा वर्ष के अंत में माल सूची स्टॉक हमारा कितना है। जैसा मैंने बताया कि हमारे लास्ट में, साल के लास्ट में 2000 है, सॉरी 3000 है, और साल के आरंभ में कितना है 1000। तो दोनों का हम अंतर कर लेंगे तो माल सूची निवेश कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। यानी हम तीनों चीज ले लेंगे, तैयार वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं और कच्चा माल, तीनों को हम जोड़ लेंगे। साल के लास्ट में कितना है उसको माइनस कर देंगे साल के शुरू में कितना है, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा माल सूची निवेश। अब माल सूची निवेश भी इसमें दो तरह का होता है, वांछित माल सूची स्टॉक और अवांछित माल सूची स्टॉक। तो चलिए इसको भी हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं वांछित माल सूची स्टॉक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक। तो ये क्या होता है, इससे अभिप्राय नियोजित माल सूची स्टॉक से है। नियोजित माल सूची स्टॉक का मतलब होता है कि जिसकी हमने प्लानिंग की होती है कि हम इतना स्टॉक अपने पास रखेंगे, ताकि जो भी अगर मांग आती है, हमारे पास डिमांड आती है फ्यूचर में, उसको हम पूरा कर सकें, जिसकी हमने प्लानिंग की होती है, तो उसको आपका नियोजित माल सूची स्टॉक कहते हैं, आपका वांछित माल सूची स्टॉक। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यानी इससे अभिप्राय नियोजित माल सूची स्टॉक से, यानी जिसकी हमने प्लानिंग की है कि इतना हमारे पास स्टॉक होना चाहिए हमारी आने वाली मांग को, यानी भविष्य में जो मांग आने वाली है उसको पूरा करने के। और ये उत्पादकों द्वारा अपनी वस्तु की को भावी मांग को पूरा करने के लिए बनाए रखा जाता है कि जितने हमारे भविष्य में, जैसे आपको बताया कि जितनी हमारी डिमांड आएगी उसको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, उसको पूरा करने के लिए हम ऑलरेडी अपने पास ये स्टॉक को बना के रखते हैं, ताकि जो फ्यूचर में डिमांड आने वाली है उसको हम पूरा कर सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अवांछित माल सूची स्टॉक, यानी कि अनडिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक के बारे में। इससे अभिप्राय अनियोजित माल सूची स्टॉक से, यानी कि ऐसा स्टॉक है जिसकी हमने प्लानिंग नहीं की है, ये हमारे पास इकट्ठा हो चुका है। अभी कैसे होगा इकट्ठा, कि ये सिंपल सी बात है कि जितनी हमारी मांग होनी चाहिए उससे हमारी वस्तु की मांग कम होती है, यानी अपेक्षित मांग की तुलना में वस्तु की मांग के कम होने के कारण उत्पन्न होती है। कि एग्जांपल के साथ बताऊं, जैसे हमने 1000 वॉशिंग मशीन बनाई है, तो हमें आशा थी कि 1000 बिक जाएंगे, 1000 में से 800 बिक जाएंगे, 200 हमारे स्टॉक में रह जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ मान लेते 300 ही बिकी, तो हमारे पास जो बहुत सारा स्टॉक हमारे पास बच गया। ये अपेक्षित मांग, ठीक है, यानी जितना हमारा बचना चाहिए तो उससे ज्यादा हमारे पास बच गया, तो ये हमारी जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे कम होने के कारण ये ऐसा हुआ है। तो अनियोजित माल सूची स्टॉक के कारण क्या होता है, हमें हानि होती है, लॉस होता है। लॉस कैसे होता है, जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताऊं, जैसे गाड़ी वाला हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें गाड़ियां जैसे बिकनी चाहिए थी हमारी 1000, तो हमारी गाड़ियां बिकी है मान लेते हैं 200, 800 हमारी गाड़ियां रह गई हैं। तो क्या होता है, कंपनी हर साल कुछ ना कुछ नया कहते हैं मॉडल निकालती है, नई गाड़ियां निकालती है, तो पुरानी गाड़ियां फिर बच जाएंगी, तो उनको बेचने में उनको प्रॉब्लम आएगी, तो उनको क्या होता है कम रेट में उनको बेचनी पड़ती है। जो अगर वो ज्यादा स्टॉक बचा रह जाता है तो उनको प्राइस कम करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होती है, उनको लॉस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सकल निवेश, जिसको बोलते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यानी वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों को खरीदने के साथ साथ, स्थिर परिसंपत्ति से आपको पहले भी बताया, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्थिर परिसंपत्तियों को खरीदने के साथ साथ जो हमारा माल सूची स्टॉक पर जो खर्चा होता है, स्थिर परिसंपत्ति और माल सूची स्टॉक यानी दोनों को खरीदने पर जो हमारा खर्च होता है, उसी को हम बोलते हैं आपका माल सूची निवेश, सॉरी सकल निवेश, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे हम इसमें बात करते हैं कि सकल निवेश कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है कि लेखा वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों को खरीदने पर जो व्यय हुआ है, खर्चा हुआ है, उसमें हम ऐड कर देंगे लेखा वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक पर जो हमारा खर्चा हुआ है, दोनों को ऐड करके हम निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, यानी इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा आसान शब्दों में कि हमें स्थिर परिसंपत्ति खरीदने पे जो खर्चा हुआ है और माल सूची स्टॉक खरीदने पे जो खर्चा हुआ है, दोनों को जोड़ लेंगे। बात करें दूसरा तरीका इसको निकालने का, तो सकल निवेश बराबर होता है शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास, जिसको हम पुनर्स्थापन में भी कहते हैं। अब ये क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुद्ध निवेश का मतलब क्या होता है हमारा, कि सकल निवेश में से जब हम क्या करते हैं मूल्यह्रास को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, मूल्यह्रास क्या होता है इसको भी हम जो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, मूल्यह्रास के हम डिटेल में बात करेंगे मूल्यह्रास क्या होता है। और मूल्यह्रास को आप अभी आसान शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि किसी जो परिसंपत्ति है उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। बाकी इसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो जो शुद्ध निवेश में से हम शुद्ध निवेश निकालने के लिए हम सकल निवेश में से मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा शुद्ध निवेश आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सकल निवेश और शुद्ध निवेश दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं, डिस्कस करना शुरू करते हैं सकल निवेश और शुद्ध निवेश। पहले हम बात करें तो सकल निवेश के बारे में, तो इसमें नई परिसंपत्ति तथा पुनर्स्थापन पर जो खर्चा किया जाता है दोनों शामिल होता है। नई परिसंपत्ति को खरीदने में जो खर्चा हो रहा है और जो पुरानी परिसंपत्ति है उसको
वापस मेंटेन करने में जो खर्चा हो रहा है, तो दोनों इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन शुद्ध निवेश में इसमें केवल उत्पादक द्वारा नई परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय शामिल होता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें पुनः स्थापन निवेश यानी कि मूल्यह्रास शामिल होता है सकल निवेश में, जैसा कि अभी अपने फॉर्मूले में भी देखा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें पुनः स्थापन निवेश शामिल नहीं होता है। और नेक्स्ट हम बात करें तो ये वर्तमान पूंजी के स्टॉक में हुई शुद्ध वृद्धि को प्रकट नहीं करता है, कि पूरी वृद्धि नहीं दिखाता, शुद्ध वृद्धि नहीं दिखाता, क्योंकि इसमें मूल्यह्रास हमारा जो होता है डेप्रिसिएशन वो ऐड होता है। नेक्स्ट बात करें, ये वर्तमान पूंजी के स्टॉक में हुई शुद्ध वृद्धि को प्रकट करता है, क्योंकि इसमें जब मूल्यह्रास होता है, पुनः स्थापन निवेश होता है, उसको माइनस कर देते हैं, तो पूंजी के स्टॉक में जो शुद्ध वृद्धि होती है उसको दर्शाता है। तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मैं शाहनवाज अहमद आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपका नेक्स्ट क्लास में। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो नेक्स्ट आने वाली जो क्लासेस है, जो वीडियोस हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस चैनल पर हम एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में वीडियो पोस्ट करते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। मैं शाहनवाज अहमद आपसे विदा लेता हूँ। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।